Hello everyone. In this video, we are going to study about acquired immunity, which is the topic of class 12th. इससे पहले वीडियो में हमने innate immunity कंप्लीट कर लिया था. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे different features of acquired immunity. Then there are different types of acquired immunity such as humoral immunity and cell mediated immunity. इसके different types और structure हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. After that, there are primary and secondary responses and active and passive immunity, which we will discuss with the help of flow diagram. And last में handwritten notes provide किए जाएंगे and one question will be there for you as a quiz, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में. So welcome to the channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौड़ी. इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. एंड दिस इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी इनेट इम्यूनिटी या फिर ये हो सकती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी हमें मिलती है बाय बर्थ. जब हम पैदा होंगे तो हमारे साथ ही इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इनेट इम्यूनिटी इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक आपको ऊपर फ्लैश करता हुआ दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा. इसके बाद हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्वायर इम्यूनिटी की. जैसा कि इसका नाम बता रहा है एक्वायर, कुछ हम अचीव कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ. And that is why the name is given acquired immunity. Acquired immunity को डिटेल में स्टडी करने से पहले there are certain terms which we have discussed in our previous video. एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं. The first term is antigen. Antigen क्या है? बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस. इट कैन बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई केमिकल हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट जो हमारी बॉडी में आता है उसको भी एंटीजन ही कहा जाएगा. नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की. तो हमारी बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है, बाहर के किसी भी एंटीजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम. और तीसरा है एंटीबॉडी. सो एंटीबॉडीज आर लाइक वेपन्स. ये वेपन्स की तरह काम करेंगे और ये एंटीजेंस को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकेंगे. इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में स्टडी करते हैं. नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर हम इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं. ये हमारी एनसीईआरटी का पेज है. इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें देयर इज अ पर्सन और इसे एक वायरस ने इन्फेक्ट किया. ये वायरस कॉज करता है चिकन पॉक्स. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. ये कुछ भी कोई भी वायरस हो सकता है. तो अब ये वायरस हमारी बॉडी के लिए एज एन एंटीजन काम करेगा. एंटीजेंस को हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से अब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देगा. एंटीबॉडीज को हम AB से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसने एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया. ये एंटीबॉडीज इस पैथोजन को जो कि चिकन पॉक्स कॉज कर रहा है इसको किल कर देगा और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा फ्रॉम दिस चिकन पॉक्स वायरस. तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट काइंड के पैथोजेंस हैं जो लगातार हमारी बॉडी में एंटर करते रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम कॉजिंग डिजीज. सो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो ऑर्गेनिज्म के एनकाउंटर होने के बाद डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ खासियत है. जैसे ये पैथोजन स्पेसिफिक होंगे, इनके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, ये मेमोरीज स्टोर कर लेते हैं. सो ये स्पेसिफिसिटी मेमोरीज क्या है, चलिए अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं. Now let's discuss about the features of acquired immunity, जिसमें फर्स्ट वन है specificity. हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्पेसिफिक होती है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे देयर इज अ पर्सन, ही हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद अ वायरस जो चिकन पॉक्स कॉज करता है. तो ये हमारी बॉडी के लिए एक एंटीजन की तरह काम करेगा. जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. Now this activated immune system will produce antibodies against the antigens. ये है antibodies. और ये एंटीबॉडी अब इन चिकन पॉक्स के वायरसेस को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी. नाउ व्हाट हैपन, सपोज दूसरा कोई वायरस ने आकर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया
लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इन्फ्लुएंजा वायरस था, इसने हमारी बॉडी को अटैक करा। तो अब जो एंटीबॉडीज चिकन पॉक्स के लिए प्रोड्यूस हुई थी, वो सेम एंटीबॉडीज वायरस के इन्फ्लुएंजा के लिए काम नहीं करेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए उसको दूसरी एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। लेट्स नेम इट एज एंटीबॉडी 2। So antibody 2 will work against influenza virus, antibody 1 will work against the chickenpox. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर पैथोजेंस के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज या फिर डिफरेंट टाइप का इम्यून सिस्टम शो करेगी, और सबके लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिटी। एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस। देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाइज, बहुत सारे डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैथोजेनिक हैं और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम इन सब पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है, इन सबको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे वायरसेस के लिए इसकी इम्यूनिटी डिफरेंट होगी, और वायरसेस में भी अगर और डीप में जाएं तो चिकन पॉक्स वायरस के लिए इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये है डाइवर्सिटी। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है। तो जब भी कोई बाहर से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम विल ट्राई टू किल दीज जर्म्स और द इन्फेक्शंस व्हिच हैज बीन एंटर्ड आवर बॉडी। पर ये हमारे खुद के सेल्स, इस बॉडी के खुद के सेल्स को हार्म नहीं करेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ बाहर से एंटर किए हुए पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं, इनको ही डिस्ट्रॉय करेगा। और द फोर्थ फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इट स्टोर्स मेमोरी। अब कौन सी मेमोरी? यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, जहाँ पर दिस पर्सन हैज बीन अटैक्ड विद द वायरस व्हिच इज कॉजिंग चिकन पॉक्स। वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, ये एंटीबॉडीज आकर इन वायरसेस को किल करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। ये वही टाइम है जब हमारी बॉडी पर फीवर आएगा और चिकन पॉक्स के सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर अराउंड 5 to 7 days इन आवर बॉडी। बट एट द सेम टाइम हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स में इन चिकन पॉक्स वायरसेस के लिए मेमोरी स्टोर कर लेता है इन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी स्टोर कर ली फॉर दिस वायरस। अब इससे क्या होगा? when the same virus will attack that person for the second time, ये इसका सेकेंड अटैक है जब ये इस पर्सन को अटैक करेगा। पर अब हमारे मेमोरी सेल्स में ऑलरेडी इस वायरस के लिए मेमोरीज स्टोर्ड हैं, तो ये तुरंत यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और ये एंटीबॉडीज क्विकली इन वायरसेस को किल करने का काम करेंगी। सो दे वॉन्ट बी एबल टू कॉज एनी डिजीज ड्यूरिंग द सेकेंड एनकाउंटर। तो इस टाइम ना तो हमें कोई बॉडी में फीवर शो होगा और ना ही कोई सिम्टम आएगा, और साथ ही साथ इस टाइम जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा, और ये प्रोसेस 1 से 3 days तक ही चलती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। सो दिस इज द सेकेंड एनकाउंटर, और ये होगा वायरस का फर्स्ट एनकाउंटर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऐसी बात है तो हमें इन्फ्लुएंजा वायरस क्यों बार बार आकर इन्फेक्ट करता है? हमें जो कॉमन कोल्ड है या फिर जुकाम है, ये इतना फ्रिक्वेंटली क्यों होती है? जब जब सीजन चेंज होता है तब हमें कॉमन कोल्ड होता है। तो क्या इसके लिए हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स नहीं स्टोर होती? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि जो कॉमन कोल्ड के वायरसेस होते हैं, ये बहुत जल्दी अपने जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेते हैं, एंड एवरी टाइम आवर इम्यून सिस्टम ट्रीट देम एज अ न्यू वायरस। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट इज दीज मेमोरी सेल्स आर लॉन्ग लिव्ड। ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में आकर स्टोर हो जाते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स स्टोर रहेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज शो करती है। जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जब सेम ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी सेकेंड टाइम एनकाउंटर करेगी दैन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी को ही एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब क्या है ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स? आप इस ग्राफ में देखें, जहां पर एक साइड में लिखा है एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑन द अदर साइड दे आर शोइंग द टाइम, कितने डेज लगते हैं।
तो सपोज यहाँ से स्टार्ट करें, वेयर वन पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रोटीन्स को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली स्लोअर देन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एक टाइम आएगा जब बॉडी में जितने भी पैथोजेंस है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन लो हो जाएगा, पर हमारे मेमोरी सेल्स में ये मेमोरी स्टोर्ड है। तो अब जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एनकाउंटर करेगा तो ये जो मेमोरी सेल्स में स्टोर्ड मेमोरी है ये इमीडिएटली अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है बहुत ही लार्ज स्केल में और क्विकली इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत कम टाइम मिलता है उन्हें रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस फॉर अराउंड 5 to 7 डेज। ये 5 to 7 डेज लगाता है एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर देन द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। पर जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो उसमें जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होगा। इज दैट क्लियर? और ये वाली प्रोसेस 1 से 3 डेज तक ही एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, उसको पहचानता है, जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो इज दैट क्लियर? प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ में आ गया? आपको इसके नोट्स लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हैंड रिटन नोट्स दूंगी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक चीज याद रखना, प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसी होगी? इट विल बी स्लो। वाई? बिकॉज ये टाइम ले रहा है उसको समझने में। टाइम सेम ऑर्गेनिज्म से बॉडी एनकाउंटर करेगी तो अब जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी क्विक और बहुत ही हाई लेवल का होगा, जहां पर एंटीबॉडीज इमीडिएटली इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो यहाँ पर हमारी सारे सिम्टम्स फीवर के शो होते हैं बट नॉट इन दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में सिम्टम्स नहीं दिखेंगे क्योंकि उससे पहले ही हमारी बॉडी में स्टोर्ड मेमोरी सेल्स इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एनसीईआरटी बात करता है लिम्फोसाइट्स के सेल्स की, जो 2 टाइप्स के हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। ये हमने अभी डिस्कस किया। तो ये कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे इम्यून रिस्पॉन्स में, इस बेसिस में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जब बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, देन वी कॉल इट एज ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल्स के जितने भी फ्लूइड होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा वहाँ जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है वो कहलाता है ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। वहीं दूसरी तरफ जब टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स को डेवलप करेंगे और ये टी सेल्स हमारे सेल्स में होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, देन वी कॉल इट एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। ब्लड में अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो दैट इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और जब सेल में कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इतना हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कहाँ ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या इनका फॉर्मेशन है, फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स है, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक। देखिए, बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सेल्स जाकर थाइमस में माइग्रेट कर जाते हैं और वहीं पर इनका मैचुरेशन होता है। थाइमस कहाँ प्रेजेंट है? थाइमस हमारे हार्ट के पास लोकेटेड होगा, वो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। जिन सेल्स का थाइमस में मैचुरेशन होता है उन सेल्स को हम कहेंगे टी सेल्स। यहाँ पर टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेम सेल्स बोन मैरो में ही रहकर मैच्योर होते हैं और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं बी सेल्स। बी हेयर डज नॉट स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट सबसे पहले बर्ड्स में बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में देखा गया, जहां पर वो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में आकर मैच्योर होते थे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द नेम इज गिवन बी सेल। बोन मैरो में मैच्योर होने के बाद अब ये बी सेल्स माइग्रेट करेंगे लिम्फॉइड टिश्यूज में, जैसे कि स्प्लीन्स, लीवर। वहीं दूसरी तरफ टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होने के बाद अब मूव करेंगे लिम्फॉइड नोड्स और स्प्लीन्स में, साथ ही अब ये ब्लड में भी मूव करेंगे। यहीं पर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा एंड दे विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ टी सेल्स सच एज टी हेल्पर सेल, टी किलर या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, थर्ड है टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल्स।
इन टी सेल्स के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जो किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो जब भी बॉडी में कोई एंटीजन आकर अटैक करेगा, ये टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आइए इसको समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। जैसे ही बॉडी में एंटीजन ने एंटर किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको इंगल्फ कर लेंगे और ब्रेक करेंगे। साथ ही साथ जो उनके पास रिसेप्टर्स रिकॉग्निशन साइट होती है, वहां पर वो इन एंटीजन्स को अब प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अब ये टी हेल्पर सेल्स इन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके साथ ही ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे जिन्हें हम कहते हैं साइटोकाइंस। These cytokines will stimulate B cells to produce antibodies। वे B cells को stimulate करेगा ताकि वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दें। दूसरी तरफ साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि वो आने वाले एंटीजेंस को इंगल्फ करना शुरू करें। एंड तीसरी तरफ वो टी किलर सेल, जिसको हम टी साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, वो उनको स्टिमुलेट करेंगे ताकि ये पैथोजेंस को किल करना शुरू करें। एज अ नेम सजेस्ट, टी किलर सेल kills the pathogen that enters the body. Now after that, अभी जो टी हेल्पर सेल है ये साइटोकाइंस रिलीज करके सबसे पहले बी सेल को स्टिमुलेट करेगा। बी सेल्स स्टिमुलेट होते ही दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग और डिफरेंशिएट होंगे मेमोरी सेल्स में एंड प्लाज्मा सेल में। मेमोरी सेल क्या करेगी, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ये मेमोरी स्टोर करके रख लेगी ताकि सेकेंड टाइम जब ये सेम एंटीजन आए तो ये पहले से इसके पास जो मेमोरीज हैं उसके साथ ही ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दे। वहीं दूसरी तरफ जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये रैपिडली मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो इस तरह बी सेल्स प्रोवाइड करती हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। वहीं दूसरी तरफ टी सेल से जो इम्यूनिटी हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ लेट्स कम बैक टू द एनसीईआरटी जहां पर वो बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। तो जैसे ही पैथोजन से एनकाउंटर करेंगे दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स और इस प्रोटीन्स को हमने कहा एंटीबॉडीज। दिस इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी विच इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स, जिसमें से 2 चेन्स होती हैं लाइट चेन्स। आप इस इमेज में देखिए, दिस इज द फर्स्ट चेन एंड दिस इज द सेकेंड चेन। ये दोनों चेन्स लाइट वेटेड हैं, छोटी हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन लाइट चेन। और दूसरी तरफ इनके पास 2 लॉन्गर हैवी चेन्स होती हैं, दिस इज द थर्ड चेन एंड दिस इज द फोर्थ चेन, जो कि बड़ी है एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन हैवी चेन्स। तो अब इनके पास 2 हैवी चेन्स हैं एंड 2 लाइट चेन्स हैं, इसीलिए हम इनको H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और ये चारों चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। There are different type of antibodies which are produced in our body such as IgA, M, E, G। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने देखा इम्यूनल इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, बी सेल्स। और बी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल रीजन्स। अब ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे और डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब ये मदर की बॉडी से फीटस में रीच कर सकता है। तो जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होगा उसके पास जो इम्यूनिटी होगी उसके लिए आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आफ्टर दैट दिस इज द मेन इम्यूनोग्लोबिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले आकर एक्टिवेट होगा। मतलब जैसे ही एंटीजन दोबारा बॉडी पर अटैक करेगा सबसे पहले आईजीजी एक्टिवेट होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। इसका स्ट्रक्चर है मोनोमेरिक, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा एंटीबॉडी का। नाउ द सेकंड वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए विच इज डायमेरिक या ये मोनोमेरिक भी हो सकते हैं। डायमेरिक स्ट्रक्चर में 2 एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। नाउ ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और पैथोजेंस को हमारी मेम्ब्रेन में अटैच नहीं होने देते। अटैच नहीं हो पाएंगे तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे और वो कॉलोनीज का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे। Besides that, they are found in saliva, tears and the breast milk। तो breast milk में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉम। फर्स्ट 1 से 6 डेज में मदर का मिल्क कोलेस्ट्रॉम से रिच होता है एंड दैट कोलेस्ट्रॉम कंटेन IgA एंटीबॉडी। तो ये वही एंटीबॉडी है जो मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में ट्रांसफर होता है और बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आने वाले पैथोजन से फाइट कर सके। सो बेबी रिसीव्स IgA एंटीबॉडी फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द मदर्स। नाउ द थर्ड इज इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये होते हैं मोनोमेरिक जस्ट लाइक IgG, और ये बी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अभी हमने इमेज देखी थी, बी लिम्फोसाइट में जो एंटीबॉडीज अटैच्ड होंगे वो कौन से होंगे? IgD। नाउ द फोर्थ वन इज IgE। इसका स्ट्रक्चर होगा मोनोमेरिक जस्ट लाइक G एंड D, और ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने देखा होगा जब किसी को एलर्जी होती है तो इचिंग हो जाती है, बॉडी में रैशेज आने लगते हैं, उन सब के लिए IgE रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके साथ ही ये मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को भी स्टिमुलेट करके इनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज IgM। IgM इज मोनोमेरिक या फिर ये पेंटामेरिक भी हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। और ये मेन एंटीबॉडी है। जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी पर एंटर करेगा तो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जो देता है दैट इज IgM। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए IgG रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए IgM रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, और अब हम बात करेंगे टी सेल्स की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो हमें प्रोवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ये बोन मैरो से ओरिजिनेट हुए, थाइमस में मैच्योर हुए, लिम्फोइड नोड्स पर आकर मल्टीप्लाई हुए, डिफरेंशिएट हुए, एंड देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टी सेल्स। द फर्स्ट वन इज टी हेल्पर सेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड है टी किलर सेल, थर्ड इज टी सप्रेसर, एंड द फोर्थ इज टी मेमोरी सेल्स। तो सबसे पहला है टी हेल्पर सेल। जैसे ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के कांटेक्ट में आता है, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। साइटोटॉक्सिन्स जाकर बी सेल्स, टी किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस को मैसेजेस देगी। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं हम टी किलर या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की। दोनों सेम है, इसको हम किलर सेल या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये काफी कुछ नेचुरल किलर सेल्स की तरह काम करते हैं। अब टी सेल्स जैसे ही इन्फेक्टेड सेल के कांटेक्ट में आएगा, ये टी सेल 2 डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स रिलीज करेगा, जैसे परफोरिन्स एंड ग्रेन्जाइम्स। अब ये परफोरिन्स जाकर इन्फेक्टेड सेल के मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएंगे और इसके सेल्स को परफोरेट कर देते हैं। परफोरेट का मतलब उसमें छेद कर देंगे। अब क्या होगा? जो ग्रैंजाइम सिक्रीट हुए थे बाय द टी किलर सेल्स, नाउ these ग्रैंजाइम्स will be able to enter the cells through these pores। अब ये ग्रैंजाइम एंटर करेंगे इनसाइड द सेल, और इसके बाद ये सेल्स को मैसेज देते हैं टू अंडरगो एपोटोसिस। नाउ देयर आर 2 टर्म्स, एपोटोसिस एंड लाइसिस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर कोई वायरस, सपोज वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर सेल का लाइसिस होता है तो क्या होगा? ये वायरस बाहर निकल जाएंगे और दूसरे नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ लाइसिस। पर जब एपोटोसिस होगा, एपोटोसिस में सेल के साथ साथ सेल के अंदर प्रेजेंट वायरसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोटोसिस एंड लाइसिस। और टी सेल्स क्या करेंगे? They'll message the cell to undergo apoptosis, and this is how। now टी किलर सेल के एक्टिवेशन के बाद जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो तो मर गए, पर अब टी किलर सेल इतना ज्यादा एक्टिव हो रखा है कि वो अपने खुद के सेल्स को मारना शुरू कर देता है। तो इसी में काम करेगा अब टी सप्रेसर सेल। जैसा कि इसका नेम बता रहा है, सप्रेसर। ये सप्रेस करेगा टी किलर सेल की एक्टिविटीज को और उसको बोलेगा कि अब स्टॉप होना है, अपने खुद के सेल्स को किल नहीं करना। और हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव होने से रोकते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। इसके बाद द फोर्थ वन इज टी मेमोरी सेल्स। जस्ट लाइक बी सेल्स, टी सेल्स भी कुछ मेमोरी सेल्स बनाकर स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन आएगा तो जो इसका रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी फास्टर and stronger. This is how vaccines also works to protect us against a different kind of infection.
So it was all about cell-mediated immunity and the humoral immunity. Now let's come back to our NCERT page where they are discussing about the cell-mediated immunity जिसको T lymphocytes provide कराती हैं. अब कई बार persons के body organs जैसे कि heart, आई, लिवर, किडनी, कोई भी बॉडी पार्ट जब नॉर्मली काम नहीं करता, फेल हो जाता है, तो ज़रूरत पड़ती है किसी डोनर की जो इस ऑर्गन को डोनेट कर सके. तो जो भी ऑर्गन डोनेट होता है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड graft. It is an organ which has been donated by the donor. ओके तो जो ये डोनर होगा इट शुड बी सुटेबल. इसके साथ बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे जैसे कि टिश्यू का टेस्ट होगा, टिश्यू मैच किए जाएंगे, ब्लड ग्रुप मैच किए जाएंगे. इसके अलावा भी कई बार पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट हीज या फिर हर लाइफ. आप समझ रहे हैं हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी बाहर से आने वाली चीज़ हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती और वो उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है. तो इसीलिए जब किसी पर्सन का कोई ऑर्गन जब हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है तो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है जिसको हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है एंड द आंसर विल बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. इसके बाद एनसीईआरटी बात करता है टू डिफरेंट टाइप के एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कोई खास रोल प्ले नहीं करता. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन पैसिव इम्यूनिटी. तो चलिए एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इट कैन बी एक्टिव इम्यूनिटी और इट कैन बी अ पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव में क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड अगेन देयर आर टू टाइप्स, आइदर इट कैन बी अ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और इट कैन बी अ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो नेचुरली एक्वायर्ड में क्या होगा, जो अब तक हमने पढ़ा, हमारी बॉडी किसी पैथोजन से एनकाउंटर करेगी, उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स डेवलप होंगे, फाइट करेंगे और ये जो हमें इम्यूनिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की. यहाँ पर हमारी बॉडी में वैक्सीन इंसर्ट किए जाते हैं, इसके इंजेक्शंस लगते हैं. कोरोना के टाइम पर हम सबको वैक्सीन के इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई वायरस है उसको इनएक्टिव किया जाता है और तो ऐसे इनएक्टिव पैथोजेंस को हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है. इससे क्या होगा, ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनएक्टिव हैं, कमजोर हो चुके हैं, डिजीज नहीं कॉज कर सकते, पर ये हमारी इम्यून सिस्टम को जरूर स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दे. तो अब जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और इस इनएक्टिव पैथोजन को मार देगा. साथ ही अब बाहर से आने वाले एक्टिव पैथोजेंस के लिए भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं. तो दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क. Now, this type of immunity is called artificially acquired active immunity क्योंकि यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की. पैसिव इम्यूनिटी में देयर आर टू टाइप्स. नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज द फर्स्ट वन, जहां पर मदर की बॉडी में बन रहे एंटीबॉडीज पैसिवली फीटस में ट्रांसफर होते हैं थ्रू प्लेजेंटा. और ये कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, दैट इज IgG. इसी तरफ बेबीज को, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मदर की बॉडी में बन रहे एंटीबॉडीज को भी रिसीव कर सकते हैं. न्यू मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है एंड दैट कोलेस्ट्रम इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन A. और दूसरी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. यहाँ पर ये बने बनाए एंटीबॉडीज किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से पेशेंट्स के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं और इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. तो जो एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है ये स्लो होगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, पहले एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा. स्लो तो होंगी पर ये लॉन्ग लास्टिंग भी होंगी क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में इसके लिए मेमोरीज डेवलप हो चुकी होंगी.
पर जो पैसिव इम्यूनिटी है ये फास्ट होती है। ये प्रोसेस फास्ट होगी क्योंकि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, तो वो टाइम बच गया एंटीबॉडीज बनाने का। पर ये प्रोसेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, शॉर्ट लिव्ड होगी। जैसे ही ये एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगे, इनके साथ ये इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। So it was all about the different kind of acquired immunity like active and passive. And now these are the handwritten notes of acquired immunity. मैंने ऊपर पेज नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आई एम क्विकली चेंजिंग द स्लाइड्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स। देखिए इनमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। So these were the notes and now it's a quiz time. So the question is, which cell is responsible for graft rejection? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।